स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी इंटरनल एनर्जी और वर्क वगैरह के हवाले से। तो कल हमने ये पढ़ा था कि केमिस्ट्री के अंदर प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो ज़्यादा स्टडी किया जाता है। यानी वैसे तो वर्क की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हमारा वास्ता ज़्यादातर केमिस्ट्री में जिससे पढ़ता है उसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। अब ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या चीज़ है, तो उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे के आपकी बुक में भी बात समझाई गई है, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। कि मिसाल उसने दी है कि मिसाल के तौर पर एक्सपेंशन कैन अकर व्हेन ए गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कि मिसाल के तौर पर आप ये इस तरह एक फ्लास्क के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई गैस जो है वो पैदा होती है और वो एक्सपैंड होती है, मतलब फैलती है। अब वो कैसे एक्सपैंड हो रही है उस चीज़ को स्टडी करने के लिए आप ज़रा थोड़ा सा ये कंसिडर करें। ये एक फिगर दिखाई गई है जिसमें एक फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन दिखाया गया है। आपकी बुक में उसकी इक्वेशन भी साथ लिखी गई है। इस अमल में कैल्शियम क्लोराइड भी फ्लास्क के अंदर पैदा होता है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे फोकस करना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से उठती है, ये एक फ्लास्क में से आपको ट्यूब निकलती नज़र आ रही है और ये इस जगह पहुँचती है और ये इसके आगे एक चौड़ा सा सिरा आप देख रहे हैं ट्यूब का के लगा हुआ है और यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल पूरा पूरा एक कॉर्क, जैसे बोतलों के मुंह के ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन सा होता है ना, कॉर्क उसको कहते हैं। ये एक कॉर्क नुमा चीज़ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक कॉर्क उस चौड़े सिरे के अंदर जो है वो फिट किया गया। तो ये समझ लें कि एक कॉर्क फिट है इस ट्यूब के आगे चौड़े सिरे के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कॉर्क के इस सिरे तक जो है वो समझ लें कि पहुंच चुकी है और वो पीछे से जाके उसको टच कर रही है। ठीक है जी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुंचती है तो ये समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने यहाँ पे अब जाके इसको आगे को पुश करना है। जब वो इसको पुश करेगी तो कॉर्क जो है वो थोड़ा सा आगे को धकेल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो आगे को पुश होके वो इतना आगे चला गया, तो कॉर्क जो है वो इस जगह पहुँच गया, इस सिरे में से निकल के आगे को यहाँ तक आ गया। जितना वो आगे को पुश होगा जारी बात है उतना ही उसने पीछे से भी आगे को मूव कर जाना है। मिसाल के तौर पर उसको धक्का लगाया कार्बन डाइऑक्साइड ने पीछे से, तो कॉर्क जो है वो पीछे से सपोज वो इस पॉइंट तक आ गया। ठीक है जी। तो पीछे से वो इस पॉइंट तक आ गया, जितना वो इधर से आगे को गया है उतना ही वो यहाँ से आगे को बाहर निकल गया है। तो समझाने का मकसद ये है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उसको पीछे से पुश करेगी आगे को, उतना ही वो इसमें से निकल के आगे को चला जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ जाके इस जगह पहले रुकी थी, तो ये समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनिशियल वॉल्यूम था जिसको हम V1 कह सकते हैं, और जब वो पुश करके उसको धकेलते हुए इतना आगे तक जा रही है तो जारी बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी तो उसको पुश करके आगे को जाते हुए पीछे पीछे साथ ही आगे को मूव करेगी। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से मूव करते करते जब वो यहाँ आ गई तो समझ लें कि ये उसका फाइनल वॉल्यूम हो गया जिसको हम V2 कहते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई, एक्सपैंड हो गई, तो इसको हम कहेंगे कि ये डेल्टा V है। तो ये डेल्टा V यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इतना उसके अंदर जो है वो पैदा हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने चूंकि पुश करके उसको आगे को धकेला है, इसका मतलब है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वर्क कर रही है और वो वर्क जो आपने जिसका लास्ट टाइम जिक्र पड़ा था कि केमिस्ट्री में वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को अब यहाँ हम तब्दील करके एक नया फार्मूला बना रहे हैं, P इंटू डेल्टा V। असल में जिसको हमने फोर्स कहा था वो फोर्स से मुराद यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि इस सिस्टम के ऊपर लग रहा है, यानी बैरूनी फिजाई दबाव जिसके तहत ये सारा सिस्टम काम कर रहा है। तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो समझ लें कि वो फोर्स है जो इस सिस्टम पे अमल कर रही है। लिहाजा F की जगह पे वो प्रेशर आ जाएगा
और ये जो एस है जिसको आप तय करदा फासला कहते हैं, वो तय करदा फासला असल में अब हमने वॉल्यूम चेंज के मानों में कंसिडर करना है। समझ लें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ने फासला ही तय किया है कि जब वो यहाँ पीछे मौजूद थी तो ये उसकी इब्तदाई पोजीशन थी, फिर जब वो कॉर्क को धकेल के इतना आगे चली गई तो ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई। समझेंगे ये उसने फासला ही तय किया है, लेकिन चूंकि वो गैस है इसलिए हम अब उस फासले को वॉल्यूम चेंज के मानों में कंसीडर करेंगे। लिहाजा इनिशियली जब वो यहाँ इस पॉइंट पे मौजूद थी तो उसका वॉल्यूम V1 था, फिर जब वो धकेल के कॉर्क को इतना आगे ले गई तो वॉल्यूम V2 हो गया। और ये V1 और V2 का जो डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा V कह रहे हैं, ये समझ लें कि डेल्टा V असल में उसके तय करदा फासले की जगह पे हमने चेंज इन वॉल्यूम के मानों में उसको बयान किया है। लिहाजा ये वो चीज़ है जो कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क के मानों में अब यहाँ पे बन गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक माइनस का निशान भी आपकी बुक में मौजूद है। ये माइनस का निशान जो है ये क्यों लगाया गया है? असल में वर्क दो तरह का होता है। एक वर्क वो होता है जो सिस्टम आपको करके देता है, और एक वर्क वो होता है जो आप सिस्टम के ऊपर करते हैं। यहाँ चूंकि गैस ने उसको धकेल के आगे को पुश किया, इसका मतलब है कि यहाँ काम जो कर रही है वो गैस कर रही है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो यहाँ पे आपकी बुक में जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो बाय द सिस्टम वर्क जो है उसको नेगेटिव की अलामत से ज़ाहिर किया गया है। लेकिन अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, यानी आप वर्क कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, तो फिर वो पॉजिटिव के सिंबल से आमतौर पे बयान किया जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे चूंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इसलिए हम इसको माइनस के सिंबल से ज़ाहिर करेंगे। तो P जो है वो उसने भी आपकी बुक में लिख दिया है कि ये वो एक्सटर्नल प्रेशर है जो बैरूनी तौर पे उस सिस्टम के ऊपर लग रहा है एक्सटर्नली, और जिसके तहत हमारा सिस्टम काम कर रहा है। और जो डेल्टा V है ये असल में वॉल्यूम चेंज के मानों में हमने उस तय करदा फासले को कंसिडर किया, जो गैस ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करते हुए फासला तय किया है, उसको अब हम S की बजाय वॉल्यूम चेंज के मानों में कंसिडर करेंगे। तो लिहाजा S की जगह डेल्टा V आ जाएगा और फोर्स की जगह पे प्रेशर आ जाएगा। वर्क जो है ये भी कोई स्टेट फंक्शन नहीं है। जिस तरह हीट के बारे में कल डिस्कस हुई थी हमारी बात कि हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह वर्क भी कोई स्टेट फंक्शन नहीं है। और W का जो साइन है वो माइनस होता है अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, और वो पॉजिटिव होगा अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम कंसिडर किया जाए। इसी तरह हीट के हवाले से यानी Q के हवाले से भी यही है कि Q का साइन पॉजिटिव होगा अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसके अंदर हीट दाखिल होती है, और Q का साइन नेगेटिव होगा अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि इवॉल्व करता है। तो लिहाजा दोनों सूरतों में आपको ये अलामत याद रखनी है कि साइन ऑफ Q पॉजिटिव होगा जब हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, अपनी सराउंडिंग से हीट अपने अंदर जज़ब करेगा, और Q नेगेटिव होगा जब वो हीट को रिलीज करेगा, खारिज करेगा और अपनी सराउंडिंग को हीट देगा। तो उस सूरत में Q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कंसिडर की जाती। तो बहरहाल ये था हमारा वो इंटरनल एनर्जी के हवाले से जो टॉपिक का थोड़ा सा हिस्सा रहता है उस पर हमने बात की। अब साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जिक्र भी पिछले लेक्चर में हुआ था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे भी हमारी बात जो है वो होगी। तो अब थोड़ा सा हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही कंसिडर करते हैं। असल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो आप यूँ समझ लें कि एक किस्म का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही वो एक दूसरा नाम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वाले से एक बड़ी मशहूर मारूफ डेफिनेशन है जो आपने बहुत दफ़ा सुनी पड़ी होगी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी जो है वो खुद से पैदा भी नहीं की जा सकती और पैदा हुई एनर्जी को आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ इतना ही हो सकता है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो सकती है। मसलन जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वो केमिकल एनर्जी में चली जाए, या केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली जाए, या इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में चेंज हो जाए, या पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में चेंज हो जाए, वगैरह वगैरह। यानी इस तरह एनर्जी की एक शक्ल दूसरी शक्ल में
तब्दील हो सकती है, लेकिन एनर्जी अगर मौजूद नहीं है तो वो बनाई नहीं जा सकती, पैदा नहीं की जा सकती, और अगर वो मौजूद है तो आप उसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते। वो कहता है जी, दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लें कि कोई भी सिस्टम जो है वो कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी। कोई भी सिस्टम खुद से एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी को अपनी सराउंडिंग के साथ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, हीट और वर्क वगैरह की शक्ल में। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी आपने पढ़ा था वो फिक्रा कि देयर आर टू फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्रॉम ए सिस्टम, के दो बुनियादी तरीके हैं जिसके जरिए एनर्जी का तबादला होता है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी का तबादला जो है वो दो ही शक्लों में होता है, हीट और वर्क वगैरह की शक्ल में। दस द एनर्जी चेंज इज द सम ऑफ बोथ हीट एंड वर्क। ये फिक्रा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी चेंज जो है वो सम होती है दो चीज़ों का, किसका? हीट और वर्क का। तो इन दो चीज़ों का सम जो है वो असल में एनर्जी चेंज होती है। तो अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा आगे तफसीलन भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो एनर्जी चेंज जो है वो हीट और वर्क का सम होती है। और जो अब अगली बात शुरू हो रही है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी समझ लें कि एक किस्म का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बयान करने का ही एक दूसरा तरीका है कि जिसमें उसने लिखा है कि आप इसको दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, कि सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों के की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम सराउंडिंग को कुछ एनर्जी देगा तो उसके एवज सराउंडिंग भी सिस्टम को कुछ ना कुछ वर्क कर देगी, जिसके नतीजे में किसी की एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं होगी, कोई एनर्जी में कमी बेशी जो है वो रूनमा नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप डेली लाइफ में देख लें कि आप बिजली का कोई फ़ैन चलाते हैं, जब आप बटन ऑन करते हैं तो समझ लें कि आपने फ़ैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। अब उसके एवज जब फ़ैन चलता है तो वो आपको हवा देता है, आपको यानी कि वर्क करके देता है। तो जितनी देर तक आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट की शक्ल में देते रहते हैं उतनी देर में फ़ैन चलता रहता है और वो आपको वर्क करके देता रहता है। जो ही आप उसको स्टॉप करेंगे यानी कि करंट प्रोवाइड करना बंद करेंगे, बटन ऑफ करेंगे, तो साथ ही फ़ैन भी बंद हो जाएगा और वो आपको वर्क करके देना छोड़ देगा। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो ना फैन की जो है उसमें कोई तब्दीली रूनमा होनी है और ना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें कोई तब्दीली रूनमा होनी है। वो उतनी देर तक सिस्टम को मिलती रहेगी जितनी देर तक बटन आपने ऑन किया हुआ है। जो ही आप वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना बंद कर देंगे साथ ही वो फैन भी काम करना छोड़ देगा। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी चेंज है वो हीट और वर्क का सम होती है, और सम भी इस तरह होती है कि इस पूरे अमल में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एनर्जी में कोई तब्दीली रूनमा नहीं होती। अब आपको याद हो तो हमने एक फिक्रा लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पूरी वैल्यू इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट नहीं की जा सकती। हाँ, सिर्फ एक काम किया जा सकता है, क्या? कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा ई जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो अब हम आज यही चीज़ स्टडी करेंगे कि डेल्टा ई जो है वो कैसे यूं कह लें कि स्टडी की जा सकती है, या डेल्टा ई की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ई की जो है वो तो नहीं निकाल सकते, लेकिन डेल्टा ई निकाला जा सकता है। तो अब डेल्टा ई कैसे निकलेगा, उसके लिए हम एक सिस्टम फर्ज करने लगे हैं। आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई है कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमने एक गैस जो है वो फिल की हुई है। कोई भी गैस इस सिलेंडर के अंदर भरी हो सकती है। ये समझ लें कि हमारा एक सिस्टम है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और इसके ऊपर ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन या ढक्कन जो है वो लगा हुआ है। तो इसके अंदर एक गैस की मिकदार बंद है सिलेंडर के अंदर और एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो उसके ऊपर लगा हुआ है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन का मतलब है कि उस पिस्टन की, उस ढक्कन की कोई मुज़ाहमत नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना ही है कि जब गैस फैलेगी
तो वो जैसे जैसे फैलती जाएगी ढक्कन वैसे वैसे आस्ता आस्ता ऊपर को उठता जाएगा, और जैसे जैसे गैस नीचे को आती जाएगी तो ढक्कन भी उसके साथ साथ आस्ता आस्ता नीचे आता जाएगा। यानी ढक्कन की हरकत में कोई मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस जो है वो आपको स्टडी करने को नहीं मिलेगी। तो बहरहाल इस तरह एक गैस बंद है, और अब आप अगर नीचे से उसको एक हीटिंग अमल स्टार्ट करके क्यू हीट जो है वो अगर आप इस सिस्टम को नीचे से मुहैया करते हैं, यानी आप उसको गर्म करते हैं और क्यू हीट अगर सप्लाई की जाए सिस्टम को, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है जो कि इनिशियली या इब्तदाई तौर पे इंटरनल एनर्जी E1 थी, जब आप उसको हीट करेंगे नीचे से तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो E1 से चेंज होके जो फाइनल उसकी इंटरनल एनर्जी है वो E2 हो जाएगी। जारी बात है जब हीट नीचे से मिलेगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होनी है, तो इसलिए इनिशियली जो इंटरनल एनर्जी E1 थी वो तब्दील होके E2 हो जाएगी। तो इस तरह नीचे से क्यू सप्लाई हीट की आपने उसको दी, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़ के या चेंज होके E2 हो गई। और जब वो हीट नीचे से मिलेगी तो गैस ने फैलना है और उसने यूं ऊपर को जोर लगाना है, जिससे ये ढक्कन या पिस्टन जो है इसको भी उसने आस्ता आस्ता ऊपर को उठाना है। तो लिहाजा वो कहता है कि अब जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो असल में सम होती है किसका, हीट और वर्क का। तो ये यहीं से फिर हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कि इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा ई है वो बराबर होगा किसके, हीट क्यू प्लस डब्ल्यू यानी कि वर्क के। यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज इस सिस्टम की जो है वो असल में हीट और वर्क के सम के बराबर होगी, यानी क्यू और डब्ल्यू के सम के बराबर होगी। अब आप डेल्टा ई को E2 माइनस E1 भी कह सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम चूंकि एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं इसलिए ज्यादातर आपको डेल्टा ई ही लिखा नजर आएगा। E2 माइनस E1 साथ वैसे लिखा होता है, लेकिन असल में हम डेल्टा ई ही लिख देते हैं कि एनर्जी चेंज जो है वो सम है किसका, हीट और वर्क का, यानी Q प्लस डब्ल्यू का। अब इसमें Q से मुराद कौन सी हीट है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो ये सिस्टम नीचे से एब्जॉर्ब कर रहा है, और वर्क से मुराद कौन सा वर्क है, वर्क डन बाय द सिस्टम इन मूविंग द पिस्टन अप, कि जब उसने क्यू हीट नीचे से लेनी है तो उसने जब ऊपर को फैलना है गैस ने और साथ साथ ढक्कन को ऊपर उठाते जाना है, तो ये समझ लें ये वो वर्क है जो सिस्टम आपको यहां पे करके दे रहा है। अब जैसा कि आपने पीछे केमिस्ट्री के हवाले से पढ़ा था कि केमिस्ट्री में जो वर्क होता है वो असल में प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम उसको लेते हैं। तो अगर हम इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क के मानों में कंसिडर करें इस W को या इस वर्क को, तो वो आपने पीछे देखा कि W बराबर होता है माइनस P डेल्टा V। माइनस इसलिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, और यहां भी वर्क सिस्टम ही कर रहा है। जब वो गैस फैलती है तो वो ढक्कन को जब ऊपर उठाती है तो समझ लें कि ये वर्क जो है वो सिस्टम ही हमें करके दे रहा है। तो लिहाजा आप यहाँ पे अब इस डेल्टा ई वाली इक्वेशन के अंदर जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस पी डेल्टा वी आ जाएगा, ये W की जगह माइनस पी डेल्टा वी आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस अगर इसको खोलें तो Q माइनस पी डेल्टा वी आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी बुक में जो थी वो हम यहां तक समझ लें कि पहुंच गए। अब वो कहता है कि व्हेन द पिस्टन इज केप्ट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या यूं कह लें कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नॉट अलाउड टू चेंज। अगर आप इसके ढक्कन को फिक्स कर देते हैं, यानी ये जो पिस्टन लगा हुआ है इसको अगर आप फिक्स कर दें, यानी ये मूव ना कर सकता हो, तो फिर इसका मतलब है कि अगर हीट नीचे से मिलेगी भी तो गैस फैल नहीं सकेगी, वो ढक्कन को ऊपर नहीं उठा सकेगी, पिस्टन अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे कायम रहेगा। तो जब गैस फैल ही नहीं सकेगी तो इसका मतलब है कि फिर नो चेंज इन वॉल्यूम, इसका मतलब है कि फिर तो उसके वॉल्यूम में कोई तब्दीली रूनमा नहीं होगी, क्योंकि गैस फैलेगी तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा ना। लेकिन अगर आप पिस्टन को फिक्स रखते हैं, उसको फैलने नहीं देते, गैस को ऊपर नहीं उठने देते, तो इसका मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम। और नो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी जीरो कंसिडर होगा। तो अगर वॉल्यूम जो है वो गैस का चेंज नहीं होता यानी डेल्टा वी जीरो ही रहता है, तो ये डेल्टा वी जीरो अगर आप यहां पे पुट करें तो ये आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू जीरो। अब ये जीरो पी से मल्टीप्लाई होगा तो समझें कि इतनी शय यहां से खत्म हो जाएगी, सिफर हो जाएगी। तो एंड पे क्या बचा,
डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू। ये वो इक्वेशन है जिसको आपकी बुक में उसने 3 नंबर इक्वेशन का, और ये छोटा सा v भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। अब इस चीज को सामने रखते हुए हमने फाइनल रिजल्ट जो निकाला वो क्या है, वो फाइनल रिजल्ट ये है कि जिसको आप इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो असल में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम को ही कहा जाता है, बशर्ते कि सिस्टम जो है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मौजूद हो। ये छोटा सा v जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते, जो कि पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, लेकिन हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो वो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि असल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी अमाउंट ऑफ हीट Q, यानी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जो हीट है, जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है यहां से नीचे, ये समझ लें कि Q को ही हम इंटरनल एनर्जी चेंज कहेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम को ही असल में इंटरनल एनर्जी चेंज कहा जाएगा, बशर्ते कि सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम मौजूद हो। यानी कि दैट मीन्स कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट उस सिस्टम ने एब्जॉर्ब करनी है, समझ लें कि वही उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कंसिडर की जाएगी। अगर सिस्टम 200 किलो जॉल सपोज पर मोल के हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो समझें कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज भी 200 किलो जॉल पर मोल ही समझी जाएगी, क्योंकि Q और डेल्टा ई आपस में बराबर हैं। लिहाजा इंटरनल एनर्जी चेंज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम को ही कहा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम मौजूद हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी और बात को समझने के नुक्ता नज़र से भी, कि इसमें आपको वो यूं भी पूछ सकता है क्वेश्चन के प्रूव दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, तो भी आपने फिर यही सारा इसमें बयान करना है सिस्टम फर्ज करके। और अगर वो आपसे कहे यानी कि सॉरी इस चीज़ को समझने के नुक्ता नज़र से कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम को ही कहते हैं, इसको प्रूव करें, तो भी आप यही सारा इसमें डिटेल जो है वो बयान करेंगे। और ये वो चीज़ यानी कि यहाँ से प्रूव हो जाती है जो पीछे भी आपने पढ़ी थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। और वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी असल में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम के ही बराबर होती है, बशर्ते कि सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम मौजूद हो।